नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आतंकवाद पर। एक बार फिर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला उसी ने करवाया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल कल जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता उसमें मारे गए थे। उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा भी की थी। और देखिए, इस वक्त जो परिवार के लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, रोते बिलखते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। कल जम्मू कश्मीर में ये आतंकी हमला हुआ था। हालांकि आतंकियों का ऐसा कहना है कि आगे भी वो ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि लगातार निशाने पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं। ये दूसरा बड़ा अटैक जिसमें 3 बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या की। और घटना रात का 8:15 बजे हुई, जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाईकेपुरा इलाके से गुजर रहे थे। आतंकी वहां घात लगाकर बैठे हुए थे और इसी दौरान उनकी कार पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग, अब्देर रशीद बेग बुरी तरह से घायल हुए। फौरन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई। इस वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली और आने वाले दिनों में भी ऐसे हमले और करने की धमकी भी दी। वहीं वारदात के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिफत, उस परिवार पर तो पहाड़ बनकर ये आतंकी हमला बरसा जिन्होंने अपनों को खो दिया। कहा कि जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चे के जो कुलगाम के थे फिदा हुसैन, वो भी उसमें शामिल थे। और अंधाधुन मिलिटेंटों ने उस गाड़ी पे फायरिंग की जिसमें ये सवार थे और बहुत ही क्रिटिकल हालात में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ ही पहुंच के इनकी मौत हुई। फिदा हुसैन की ऑन स्पॉट ही मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ये दूसरा बड़ा अटैक है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। बांडीपोरा में एक अटैक हुआ था, उसमें भी 3 बीजेपी के लोग मारे गए थे। एक तो बीजेपी का लीडर और साथ ही उसका बाप और उसका भाई भी मारा गया था। और लगातार बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के वर्कर लगातार कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं लग रहा है कि हर किसी कार्यकर्ता को या पंच या सरपंच को, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी तादाद है, हजारों में, हर किसी को सिक्योरिटी देना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति अब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ अपनाई जाएगी, खासतौर से पुलिस या प्रशासन जो है अब इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जिनको सिक्योरिटी मिली थी उन पे भी मिलिटेंटों ने हमला किया। और मैंने पहले भी बताया कि साउथ कश्मीर में अभी भी मिलिटेंटों की तादाद बहुत है। हालांकि आर्मी ने यह भी कहा हाल ही में कि मिलिटेंटों की रिक्रूटमेंट भी वहाँ पे बढ़ गई है पिछले 4 महीने में। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, खासतौर से साउथ कश्मीर ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि अब पंचायत या जो यहाँ पे सीट्स वैकेंट थी उनके इलेक्शंस भी होने हैं। तो क्या कुछ सरकार अब करेगी इस सिलसिले में, क्योंकि जरूर डर फैलता है उन लोगों में जो पंच हैं या सरपंच हैं, क्योंकि वो लगातार निशाने पे हैं। न सिर्फ बीजेपी के बल्कि बाकी सरपंच पंच जो है उनको भी निशाना बनाया गया। दालवाश खाग में जो है एक सरपंच की जो है हत्या कर दी गई। इसी तरीके से ये वाला जो अटैक हुआ, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे दूसरा बड़ा अटैक है। बांडीपोरा के बाद पुलिस को अटैक किया जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और टीआरएफ ने कहा कि जो भी इस तरह के लोग हैं उन पे वो लगातार हमले करेंगे। तो ऐसे में सरकार क्या कुछ रणनीति अपनाएगी वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसको लेकर परिवार में मातम पसरा हुआ है। उसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें बेहद गुस्सा भी इस बात को लेकर है, किस तरीके से आतंकवादी हमला होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरीके से अब लोग इस बात से भी नाराज हैं कि आखिरकार जब ऐसी सूचना थी फिर भी कुछ ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए कि इन आतंकियों को रोका जा सके। हालांकि आतंकी जो हैं वो अभी भी ये चेतावनी देकर ही गए कि इस तरीके के हमले वो करते रहेंगे। आतंकी गुट टीआरएफ ने इसकी हालांकि जिम्मेदारी ली है। रिफत, और इसी के लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी हुई थी, आतंकियों की पकड़ने की कोशिश हो रही थी, कोई सफलता हाथ लगी? देखिए, लगातार कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था। जो ही ये अटैक हुआ उसके बाद
सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी उस एरिया पे पहुंची और उन्होंने मैसिव लेवल पे कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से मिलिटेंट अटैक करते हैं तो उन्होंने एक रणनीति बनाई होती है कि अटैक करके उनको किसी एरिया में भागना है। हालांकि बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि उसी एरिया में वो मौजूद हों। जिस तरीके से हमने देखा कि जो पटन का एरिया है, क्रीरी एरिया में ऐसा देखने को मिला था कि उन्होंने सीआरपीएफ पे अटैक किया था और उसके बाद वो उधर ही उसी एरिया में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन में फंस गए थे। तो यहाँ पे ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। हालांकि सर्च लगातार की जा रही है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया। कल 8 बजे के करीब ये हमला हुआ और उसके बाद मिलिटेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर जा चुके होंगे। ये काजीगुंड का एरिया है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो लेकिन जिस तरीके से अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है, यहाँ उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने भी इसकी निंदा की है, लेकिन अटैक्स इस तरीके के लगातार हो रहे हैं और मिलिटेंट लगातार इस तरीके की धमकियां जो है वो पंचों को दे रहे हैं और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि वो पंच या सरपंच का जो ओहदा है उसको छोड़ दें, वरना उनको टारगेट बनाया जाएगा, वरना वो निशाने पर रहेंगे। और लगातार इस तरीके के हमले यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। हालांकि साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कहना है, और कुल मिला के 200 से ज़्यादा मिलिटेंटों की तादाद यहाँ पे है। और उस पार से भी, हालांकि आर्मी ने हाल ही में कहा, जो यहाँ के कोर कमांडर हैं उन्होंने ये कहा कि उस पार लॉन्चिंग पैड्स पे भी तकरीबन 250 से 300 मिलिटेंट हैं जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह पाना कि शायद मिलिटेंसी जो है कम हो गई, बल्कि आर्मी ने खुद एतराफ़ किया है कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी की जो रिक्रूटमेंट है लोकल, वो बढ़ गई है। वो एक चिंता का विषय है। यही वजह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि लोकल मिलिटेंट्स को कहीं वो सरेंडर करें। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला, लेकिन एक दो ऐसे वाक़े भी हुए जहाँ पे मिलिटेंट ने सरेंडर किया। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है अब सरकार के लिए कि कैसे वो सरपंचों और पंचों को प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि 40,000 के करीब सरपंच और पंच है, हर किसी को सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है। 1-1.5 लाख के करीब यहाँ पे पुलिस है, तो हर किसी को 2 या 4 लोग नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा कैसे इंश्योर की जाएगी, वो एक बड़ी चुनौती और बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। लेकिन देखिए, इस हमले की लगातार निंदा भी हो रही है। कई राजनीतिक दल खुलकर सामने आए हैं और निंदा कर रहे हैं इस घटना की। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इन नौजवान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की और हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुनौती दी। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जाना, इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई कहीं ना कहीं घूमती है और भारत का झंडा उठा करके चलने वाले यही लोग हैं। इनसे पहले भी हमारे वहां के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक में आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार को भी सोचना होगा। ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमज़ोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। मिलिटेंसी, आतंकवाद कश्मीर में रुका नहीं है, इस घटना से साफ हो जाता है। आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे, रुक जाएगा, नहीं रुका। इन्होंने कहा था हम 3 से 70 लगाएंगे, नहीं रुका, चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आतंकवाद पुष्पित पल्वित हुआ है, बढ़ा है और अलगाववाद की भावना सब में आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में शाकिब तनवीर जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ होंगे। शेष नारायण जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ही कि देखिए, अब कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी जैसी चीजें की गई सरकार की तरफ से और ये कहा गया कि आतंकवाद पर रोक लगेगी, लेकिन ये घटनाएं रोक तो नहीं रही है। मैं नहीं लगी, अब ठीक है, गुड इंटेंशन से उन्होंने कोशिश की तो नहीं किया, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, LAT जो है, लश्कर तैयबा, ये यूनाइटेड नेशन से या पूरी दुनिया से बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका ने उसके फाउंडर हाफिज सईद पे $1 करोड़ का इनाम रखा है। उसको पकड़ के जो लाएगा $1 करोड़ उसको मिलेगा।
और वहां पे घूमता रहता है पाकिस्तान में, लाहौर और मॉरिशस में ऐश करता है, सरकारों मंत्रियों और सेनाध्यक्षों के साथ घूमता है। और उसने जब एलएटी बैन हुआ तो उसने एक नया संगठन बना लिया, जमातुल दावा पाकिस्तानी सरकार का एकदम एकदम पैरेलल गवर्नमेंट है। तो उस पर रोक लगाने की बात है। अभी पिछले शो में हम लोगों ने जिक्र किया था, एफएटीएफ के मार्फत इनका जहां जितना पैसा सब रोक दो, ये सारा खेल पैसे का है, ये मर्सिनरी है, ये भाड़े के सैनिक हैं जो हमला कर रहे हैं, सब पाकिस्तान की वजह से है। यहाँ पे बेकार लड़कों को, खाली लड़कों को रेडिकल करके करते हैं। फ्रांस में जो इन्होंने किया, वो लड़का जाके वहां पे अल्लाह अकबर लगा के कर रहा है। तो जो ये पूरा का पूरा मामला है, इसको पूरी दुनिया में रीथिंक चल रहा है कि भाई इस्लाम को एक धर्म के रूप में इज्जत दिया जा सकता है, लेकिन रेडिकलिज्म और टेररिज्म को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया सकता। और जमातुल दावा का घोषित उद्देश्य जो है पूरी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करना है। तो इस लाइन पे भी सोचना पड़ेगा। एक घटना हो, और सिक्योरिटी की जो बात कर रहे हैं लोग, सिक्योरिटी का है कि भाई कितने लोगों को सिक्योरिटी देंगे आप पूरे कश्मीर को सिक्योर करने की बात करिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान पर लगाम लगे, और लगाम जाहिर है कि हम नहीं लगा सकते पूरी दुनिया को। और अब तो सामने आ गया है। बिल्कुल शेषनाथ जी, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर ये कि आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला उसी ने करवाया था। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने तो पाकिस्तानी संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान सरकार की एक बड़ी कामयाबी तक बता डाला। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के दौरान खुद इस बात पर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो किस तरीके से सुना आपने, ये पाकिस्तान के मंत्री हैं फवाद चौधरी, जो संसद में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी रही है उनके लिए। और इसका श्रेय वो खुद नहीं, वहां बैठे सभी को बोल रहे हैं, इसका श्रेय सबको जाता है। ये दो तस्वीरें जरा देखिए, पाकिस्तान का किस तरीके से कबूलनामा। और पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें, जिसमें अगर हम अयाज सादिक का नाम भी जोड़ दें, जिन्होंने ये कहा कि अभिनंदन को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें ये डर था कि भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। और उसके बाद अगर ये दो बड़े कबूलनामे देखें तो पाकिस्तान किस तरीके से अब खुलकर सामने आ गया है, और उसका जो काला चेहरा है वो भी अब दुनिया के सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान की संसद में पुलवामा पर कबूलनामे के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाने में देर नहीं की। भारत ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाले देश को नाटक अब बंद कर देना चाहिए। Their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. शाकिब तनवीर, अब तो पाकिस्तान ही कबूल रहा है कि यहाँ पुलवामा में जो हुआ है वो किसी और ने नहीं, पाकिस्तान ने कराया है। फवाद चौधरी का बयान अगर आप उसको जो है वो डिटेल में सुने तो एक्चुअली वो अयाज सादिक के बयान के ऊपर जवाब दे रहे थे और अयाज सादिक के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। अयाज सादिक के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए खुद ऐसी बात करना ये कोई लॉजिकल नहीं है। सेकंड, जो ये पूरी एपिसोड है, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद अभिनंदन का वाकया हुआ, तो इस पूरी एपिसोड को जो है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आम जुबान के अंदर लोग उसको पुलवामा वाकया कहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब जब ये बात कर रहे थे तो पुलवामा वाकया से मुराद उनका अभिनंदन वाला वाकया था। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी अपने राइट माइंड के ऊपर जरा सुन भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? शाकिब, आप सुन भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? जहां हमारे 40 जवान शहीद होते हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर सामने आकर कहते हैं कि हम दहशतगर्दी चाहते नहीं है, वहां वो कह रहे हैं पुलवामा वाकया है ये, उसको वो दूसरे वाकया जो वो बता रही है वाकया था। जब उन्होंने कहा कि हमने घुसकर मारा, उनका कहने का मतलब ये था कि अभिनंदन का जो प्लेन गिराया गया उसको वो कह रहे थे घुसकर मारा। पुलवामा वाकया एक फ्लैश पॉइंट। शाकिब,
मतलब अपने शब्दों को किस तरीके से आप घुमा देते हैं। देखिए वहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ ये बड़ी कामयाबी हुई, और ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं, उनके कौम की है, वहां बैठे सभी लोगों की है। लैंग्वेज के अंदर इस पूरे वाकये को पुलवामा वाकया के नाम से जाना जाता है। पुलवामा वाकया से मुराद बालाकोट भी कहा जाता है, और उसके बाद जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ उसको भी कहा जाता है। ये एक आम फहम थी। आप अगर उनकी पूरी जो है वो स्पीच सुनेंगे ना, एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो 30 मिनट की स्पीच में से जो है वो 10 सेकंड की पूरी स्पीच सुनिएगा। आप हमें मत बताइए, जो चीज उन्होंने बोली आप उसको डिफेंड देखिए कर नहीं सकते हो। पाकिस्तान का काला सच स्टेशन है जी, सामने आ चुका है अब। अरे हद है भाई, ये बेचारे जर्नलिस्ट को मिनिस्टर जब ये बात कर रहा है, जब ये या शादी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कैसे वो खुद ही वो ये बात कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पुलवामा वाकया है, बालाकोट पे जो हमला हुआ था, इससे पूछे जरा। बालाकोट पे टेक्निकलिटी आपकी मतलब ये टेक्निकल क्या है? घुस के मारा क्या? घुस के मारा अभिनंदन को, घुस के मारा था आपने? मुराद उनका सिंपल बात ये है, तो इजेक्ट हुए थे वाला वाकया का, और उसी के ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म को क्रेडिट दिया। वाकया नहीं है वो क्रेडिट दिया, वाकया नहीं है। बाकायदा आपको खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट है हजरत, और वहां जाके आपको औकात बताई गई थी आपकी हुकूमत को, और आपने ये कायराना हरकत की थी, यहाँ पे फंडिंग की थी। क्लियर कट टेरर फंडिंग का मामला है। टेररिस्ट को फंड देके, गाड़ी देके और बारूद भेज के आपने वहां पे तोड़फोड़ कराई, और हमारे 40 लड़के शहीद हुए। सीधी सीधी बात है, उसमें कोई वाकया और ये टाकया नहीं है। वो सीधा सीधा औकात बोध है। और आपको अगर बहुत संजीदा है पाकिस्तान तो पकड़ ले उसको। एक करोड़ डॉलर, अमेरिकन डॉलर का इनाम है। 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं, उतने में तो खर्चा चल जाएगा थोड़ा। उसको पकड़ के दे दो अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस को। लश्कर आप दावा के ऊपर करते हैं पाकिस्तान, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको अभी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। उनके लोगों को सुनाई दी गई है। अगर पाकिस्तान नहीं, हाफिज सईद क्यों बैठा हुआ वहाँ ऐश कर रहा है पाकिस्तानी खर्चे पे? उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये सारे सवाल हैं। लश्कर तैयबा जो है वो तो बैन कर दिया। टॉप मैनेजमेंट को सजा जा चुकी है। आप थोड़ा फॉलो किया। एस्टैब्लिशमेंट के लोग उसमें शामिल है, ये आपका जनरल उसमें शामिल है। बाजवा कांप रहा था जो, तो हिंदुस्तान हमला करने नहीं जा रहा था, लेकिन उनको मालूम था उन्होंने गलती की है। अगर खुदा न करे हिंदुस्तान हमला कर देगा तो तबाह हो जाएगी पाकिस्तानी कौम। होश में है आप? आपको पता है क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरे इलाके को आपने, पूरे साउथ एशिया के पूरे बर्रे सगीर को तबाह करके रख दिया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं साहब वो वाकया था। वो नहीं, ये बेशर्मी भी है। अरे एज सहाफी का सच कहने की हिम्मत तो रखो यार। पूरे बड़े सगीर के अंदर या पूरे साउथ एशिया के अंदर आप पूरे रीजन को देख लें तो एक कंट्री है जिसके पिछले 4-5 साल से कुछ चीजें जो गलत होती है उसको डिफेंस किया नहीं जा सकता। और अब देखिए पाकिस्तान की चुनौती अब इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब भारत कड़ा स्टेप देखिए उठाएगा, और किस तरीके का ये कबूलनामा खुद मंत्री साहब संसद में कर रहे हैं वो अब दुनिया के सामने भी रखा जाएगा। रहिए आप दोनों हमारे साथ। पाकिस्तान के मंत्री के पुलवामा आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात मानने के बाद अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवाद की बात मान ली है तो ऐसे में पाकिस्तान के कबूलनामे का इस्तेमाल भारत दुनिया को यह बताने में करेगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किए जाने की जरूरत है। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। वहीं इसी के साथ देखिए पाकिस्तान की संसद में 24 घंटे में 2 बड़े कबूलनामे हुए हैं। पहले सांसद अयाज सादिक ने भारत के डर से अभिनंदन को छोड़ने की बात कही, और फिर इमरान खान के मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कबूली। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे
शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। शाकिब देखिए 24 घंटे में 2 बड़े कबूलनामे हैं जो पाकिस्तान के चेहरे को फिर से एक बार बेनकाब कर रहे हैं। एक सेकंड शाकिब, आप पूरा सवाल मेरा सुन लीजिए। यहाँ पे वीके सिंह ये बात कह रहे हैं कि अब भारत जो है वो FATF में इसको सबूत के तौर पर देगा। मैं आपको मुफ्त की राय दे देती हूँ, जो आपने यहाँ वाक्य बता दिया ना पुलवामा को, ये वहां मत कहिएगा। अच्छा, सिंपल सी एक गुजारिश है, हमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं। आप अपनी ऑडियंस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी जिसके सामने आप अपना केस रखना चाहते हैं, आपको मैं सिंपल सा जो है वो एक एडवाइस देता हूँ। आप अय्याज सादिक का पूरा बयान और फवाद चौधरी का पूरा बयान अपनी ऑडियंस को सुना दें, सबको पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। सिंपल। आपको प्रॉब्लम ये है कि आपने सिलेक्टिव एक साउंड काटते हैं, उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रहे हैं। जब फवाद चौधरी अभिनंदन वाले वाक्य के बारे में बात कर रहा है तो इट्स लॉजिकल कि वो उसी वाक्य को रेफर कर रहे हैं। बट आपको बिकॉज क्योंकि आपने अपनी टीआरपी के लिए ये करना है तो आई एम श्योर आप करते रहेंगे। देखिए दिक्कत ये है ना, मैं आप चाहेंगे तो मैं पूरी बाइट भी सुना दूंगी दोनों की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा देश ऑलरेडी सुन चुका है, दुनिया भी सुन चुका है। लेकिन शब्दों को जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पैर कांप रहे थे, सर पे पसीना था, उस बैठक में अय्याज सादिक मौजूद थे, उन्होंने कहा डर के, उन्होंने कहा कि अभिनंदन को छोड़ दो। ये शब्द अब आगे पीछे करने से, पूरी क्लिप चलाने से बदलने तो नहीं वाले हैं ना शाकिब? मैं बताता हूँ आपको, पैर भी कांप रहे थे। 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, 1.5 बिलियन लोग, उनका फ्यूचर का फैसला अगर आप करने जा रहे हो ना, कोई भी दलेर से दलेर इंसान, अगर कोई भी उसके सामने ये फैसला हो कि उसने फैसला करना है कि 2 मुमालिक जंग में जाएंगे कि नहीं और 1.5 बिलियन लोगों का फ्यूचर स्टेक पर है, उसके पैर कांप रहे होंगे। अरे आपको फ्यूचर लोगों का दिख रहा है, पाकिस्तान के लोगों का फ्यूचर सोचा है आपने, जहां पर आतंकवाद की तरफ सारे युवाओं को ढकेल दिया है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वहां पैर नहीं कांप रहे थे क्या? वहां पर पसीना नहीं आता है माथे में? क्या बात कर रही हैं आप? सॉरी आई डोंट गेट यू। शाकिब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं फ्यूचर, जो अगर 2 देश लड़ाई होती है तो नुकसान होगा, इस बात से वो डरे। लेकिन जहां आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं और आपके देश का खुद इतना नुकसान हो रहा है, न सिर्फ आपके देश का, पूरी दुनिया का नुकसान आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई हम अब तब पसीना नहीं आता, तब डर नहीं लगता है। क्यों आतंकवाद से आप ताल्लुक खत्म नहीं कर लेते? पूरे दुनिया में जो है वो 2 सबसे बड़े जो है वो स्टेट टेररिज्म के इंसिडेंट है। एक इजराइल इन पैलेस्टीन और एक इंडिया इन कश्मीर। कश्मीर इस पूरे रीजन क्या बात कर रहे हैं शाकिब, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आप क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप चाहे तो एक बार आकर जरा उन लोगों से मिलिएगा जो यहाँ पर रह रहे हैं, वो बता देंगे आपको कि यहाँ भारत की स्थिति क्या है। और पाकिस्तान में बैठकर आप भारत के बारे में तो बोलिएगा मत शेषराज जी। बात तो सुन ले सर हाइपर ना हो, मेरा फौजी नहीं है, हाइपर मत हो, जुबान से बात करें प्लीज, हाइपर मत हो। नहीं तो आप ये तमीज आप यहाँ पर रखिए कि आप भारत के चैनल पर बैठे, प्रतिष्ठित चैनल पर, और भारत के खिलाफ आप कुछ कह नहीं सकते शाकिब, और ऐसी बात तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार के तौर पर लॉजिकल बात यहाँ पर रखिए। जो है वो ज्यादा हो रही है, तो उसमें भी पाकिस्तान का किरदार है कि लोकल रिक्रूटमेंट आप कश्मीर के अंदर जो है वो डिलिमिटेशन करवा रहे हैं। आपने कश्मीर के अंदर आतंकियों की लिस्ट है वहां पर, उन आतंकियों के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? किन के बारे में? जो आतंकी, जिन आतंकियों की पूरी बकायदा एक लिस्ट है, वहां पर छुपे हुए हैं, पाकिस्तान उन्हें अपनी आंचल में और छुपा कर रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को पाल रहे हैं, खाद आप डाल रहे हैं, पानी आप डाल रहे हैं, कह रहे हैं पौधा हमारा नहीं है। अटैक हुआ था, करवाया था, उसके ऊपर आप देंगे? ट्रेनिंग कैंप है कि नहीं टेररिज्म का, मुरीदकी में है कि नहीं? पूछिए जरा ये 2 सवाल इनसे। क्या सिखाया जाता है वहाँ? जमात दावा का क्या काम है, क्या प्रोफाइल है उसका? आप उसको पाकिस्तानी पूरा दुनिया उसको ढूंढ रही है। आप चैनल को इंटरव्यू क्या करता है? एपीएस में इंडिया है, प्रूफ है, उसके ऊपर आप बात करेंगे? नहीं, बात आपसे क्या करेंगे? आप स्टेट टेररिज्म, कश्मीर की फौज को आप स्टेट टेररिज्म की नुमाइंदा करें तो बात क्या होगी जनाब? आप कश्मीर बड़ा स्टेट टेररिज्म का एक एग्जांपल है दुनिया के अंदर। फेडरल वजीर ने आपकी बात कह दी है और उसके बाद बचता क्या कहने?
पता चल जाएगा। शाकिब शेषनारायण जी, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, पाकिस्तान के कबूलनामे पर अब शिवसेना ने कहा कि ये सच सभी को पता था, लेकिन आगे पाकिस्तान के कुछ और झूठ भी सामने आ सकते हैं। ये तो पहले से हम बोल रहे थे ना, पहली बार पाकिस्तान सरकार तो उसमें है। पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जो कश्मीर में ऑपरेट होते हैं, उनके सिवाय तो हो नहीं सकता। इतना बड़ा हमला हुआ है, हमारे 40 से भी ज़्यादा जवान उसमें मारे गए पुलवामा में, लेकिन उसके बाद हमने उसका बदला भी लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ किया है। तो जो पाकिस्तान के जो एक एमपी है उसने जो बात कही है वो सही है, लेकिन उसमें और भी बहुत रहस्य है, वो भी धीरे धीरे आगे आ जाएगी। पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर यह कहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुलवामा के अंदर आतंकवादी हमला करवाया है, और ये सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने जब स्वीकार कर लिया है तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकवादी देश घोषित करके, जैसे नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान पर हमले किए थे, उसी प्रकार नाटो फोर्सेस को और भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या अन्य भागों में हैं, नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर, ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने चाहिए। तो रिफत, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, पाकिस्तान का जो काला चेहरा अभी तक छिपा हुआ था, कई बार वो सामने आया है, लेकिन अब एक सबूत के तौर पर है, क्योंकि देखिए मंत्री साहब खुद संसद में ही कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ वो हमने किया। देखिए, जिस तरीके से अभी एक पत्रकार जो बता रहे थे कि उनका मकसद कुछ और कहने का था, तो वही वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो वही कहेंगे कि उनका मकसद कुछ और कहने का था, लेकिन उनके ज़बान से पुलवामा निकला। लेकिन अब देखना होगा कि भारत की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि भारत तो कोशिश करेगा हर मुमकिन की, जिस तरीके से पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा गया, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ये बताने की हर मुमकिन भारत कोशिश करेगा कि देखिए पाकिस्तान ने कबूला है कि पुलवामा अटैक उनकी तरफ से हुआ था। हालांकि यहाँ अगर जैश की बात करें तो जो वीडियो आया था उस टाइम उसमें कन्फेशन था कि वो अटैक करने वाले। हालांकि वीके सिंह ने कहा है कि ये जो बोला है मंत्री साहब ने, वो दरअसल अब एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट कराने के लिए इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से एफएटीएफ लगातार जो है दबाव बना रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि वो जो 27 पॉइंट चार्टर है जिसमें कि पाकिस्तान को करके दिखाना था और उन चार्टर को कंप्लीट करना था, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ, इस बार भी वो ग्रे लिस्ट में ही है। लेकिन जिस तरीके से शाकिब ने अभी बात कही कि पुलवामा उस पूरे इंसिडेंट को एक पुलवामा वाक़या बोलते हैं, अगर यही वाक़या थे, तो आपस में बातचीत चल रही थी इनकी अंदर, तो उसके बाद विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान के ISPR को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? जाहिर सी बात है कि उनको पता लग गया है, उनको ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जा चुका है कि जो पार्लियामेंट में वहाँ पे उनकी संसद में जो बातें कही गई है, ऑन रिकॉर्ड कही गई है, उसका क्या असर हो सकता है। इसीलिए अब लीपापोती में आ गए हैं लोग, लेकिन अब भारत की तरफ से पहले से ही पूरी तैयारी की जा चुकी थी। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल इसके साथ साफ ये भी है कि पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वहीं आज की एक अच्छी खबर, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल गिफ्टिंग हैप्पीनेस डेज फिर से लौट आए हैं और आप भी अपने अपनों को खुशियों की सौगात दे सकते हैं। बड़ी ब्रांड पर बड़ी डील, देखते हैं आज की बड़ी डील आखिरकार कौन कौन सी है। Amazon Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज शुरू हो रहे हैं आज से। अपनों को गिफ्ट करें खुशियां लेटेस्ट फैशन, स्मार्टफोन्स, घर और किचन के प्रोडक्ट्स के साथ। ये है आज की टॉप डील्स। Samsung Galaxy M51 अब 22,499 रुपए में, MI Band 5 अब 2,499 रुपए में। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Redmi Note 9 Pro Max अब 15,999 रुपए में। Samsung Galaxy Tab A7 अब 17,999 रुपए में। टॉप फैशन ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।